तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच भाई, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी को तो मैं एक बार पुनः थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। तो इसी क्रम में मैं आज आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर एक बार आज के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बच्चों जनतंत्र का जन्म, जो कि आपका काव्यखंड का चैप्टर नंबर 6 है और ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और आज हम लोग बच्चों वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जनतंत्र का जन्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके कवि हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हैं एक बिहारी सब पे भारी। तो आज हम लोग एक बिहारी लेखक जो हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उनसे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, थंबनेल में ही आपको दिख गया कि यहाँ पर किसान वगैरह हैं, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ तो खैर हम ही हैं, और हमारे पीछे में यहाँ अंग्रेज हैं, और है ना। तो कुल मिलाकर के इस टाइप का आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो बच्चों चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ अंत तक वीडियो में जुड़े रहना। आप सभी को निश्चित रूप से काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस क्लास में। इस टाइप का वीडियो ना कभी आपने आज तक देखा है और ना ही कभी आपको आज तक यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का प्यारा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न। आप लोग बताइएगा, कमेंट में के माध्यम से बताइएगा कि आपका आज का क्लास में कितना नंबर आया और कैसा लग रहा है आप सभी को हमारा वीडियोस। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम तब तक पेन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं यही हैं हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर, और जिनका चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। तो आप बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। 21 अगस्त 1906 में, 23 सितंबर 1908 में, 25 अक्टूबर 1910 में, या फिर 27 नवंबर 1912 को। कब इसका जन्म हुआ था बताइए तो, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ था, आप सभी भी सोच भी लिए होंगे कि इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, ठीक है। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। हमारे जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आप उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। आप एग्ज़ाम में लेखक का नाम अवश्य याद करके जाइएगा। मैं लगातार आपको हर वीडियो में ये बात तो आपको कहता ही हूँ कि प्लीज़ आप लेखक का नाम एग्ज़ाम में अवश्य याद करके जाइए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, एकदम मस्त सा प्यारा सा प्रश्न। बताइए, कहता है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। जगह का नाम एग्जैक्ट आपको प्लेस बताना है कि कहाँ हुआ था उनका जन्म। अल्मोड़ा जहानाबाद, सोनपुर वैशाली, दानापुर पटना, या फिर सिमरिया बेगूसराय के। कहाँ के थे दिनकर जी, ठीक है ना। तो इनका आंसर हो जाएगा आप सभी का, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था। और जो भी बच्चे शायद हो सकता है कि बेगूसराय वाले भी कोई बच्चे देख रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बेगूसराय के लिए लाइक कर दीजिएगा और दिनकर जी के लिए 2 शब्द आप लिख दीजिएगा, क्योंकि भाई ये बेगूसराय के ही हैं और बेगूसराय में जगह का नाम है सिमरिया। तो कभी आप सिमरिया के बच्चे जो देखेंगे तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, हाँ सर मैं सिमरिया से हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा तीसरा प्रश्न। आप लोग बताइएगा बच्चों, कहता है तीसरा प्रश्न में कि दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था। बताइए उनके फादर्स का नाम क्या था। रवि सिंह, कैलाश सिंह, मोहित सिंह, या फिर राजा सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवि सिंह। रवि सिंह जो है उनके पिताजी का नाम था रवि सिंह, ठीक है। चलिए तो आपने 3 प्रश्न को कितनी आसानी से समझ लिया, ठीक है। अब चलिए ये रहा चौथा प्रश्न। आप लोग बताइएगा, चौथा प्रश्न में कह रहा है कि दिनकर जी की माँ का नाम क्या था। आप लोग बताइए उनकी माँ का क्या नाम था। जरा दिमाग पे जोर दीजिए, अरे भाई दीजिए दिमाग पे जोर। कहता है यशोधरा देवी, अहिल्या देवी, मनरूप देवी, या फिर पुतली बाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप सभी बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनरूप देवी। मन रूप देवी, ठीक है ना। तो मनरूप देवी कौन थे, उनकी माँ का नाम हो जाएगा मनरूप देवी। आप याद रख लीजिएगा, मन रूप, मन का रूप हो जाएगा मनरूप। आप याद रख लीजिएगा उनकी माँ का नाम है मनरूप और पिताजी का नाम क्या है तो रवि सिंह, ठीक है। चलिए आपको याद भी हो गया होगा। साथ साथ आप मेरे याद करते चलिए, साथ साथ याद करते जाइए, ठीक है ना। आप भी रिपीट कीजिए, 2-3 बार आप बोलिए,
तब आपको याद हो जाएगा। कहता है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। बताइए कितना आसान सा प्रश्न आपके बीच में आ गया। जनतंत्र का जन्म जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, या फिर घनानंद, या फिर अज्ञे। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपके इस चैप्टर के कवि हैं। यानी जनतंत्र का जन्म जो है उसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इतना आसान प्रश्न मिल चुका है आप सभी को। चलिए ये रहा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न को है आपके लिए। थोड़ा सा फोटो भी है यहाँ पर, आप तस्वीरों के माध्यम से भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं। कहता है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी थोड़ा बहुत हिंट्स ले सकते हैं। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है दिनकर जी को एक प्राइज मिला था, उस प्राइज का नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है वह दिनकर जी को मिला था, बस किस पुस्तक के लिए मिला था? बताइए। कहता संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी, द्वंद्व गीत, समाज, सामधेड़ी। तो बताइए किस पुस्तक के लिए मिला था? तो आप सभी तस्वीरों के माध्यम से जान गए। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। मैंने तो यहाँ भी देख करके इसका आंसर गैस कर लिया था, है ना। इस प्रश्न को तो बहुत मज़ा आ गया होगा सभी को, क्योंकि आप देख लिए होंगे कि सर इस प्रकार का तस्वीर यहाँ दिखाए हैं, तो ज़रूर इसका आंसर भी यही होगा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये पुस्तक उसका बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। जनता को ये पुस्तक बहुत पसंद आया, तो सरकार ने क्या किया, इस पुस्तक के देख करके, और इस पुस्तक में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इस बातों से प्रसन्न होकर के सरकार ने क्या किया, उनको एक प्राइज दिया। उसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस पुस्तक के लिए मिला? तो आप याद रख लीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि दिनकर जी को एक प्राइज और भी मिला था बच्चों, उसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कहता है दिनकर जी को जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बताइए ऐसा कौन सा रचना है जिसके लिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर नील कुसुम? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी आप बहुत बढ़िया से दिमाग लगा लिए होंगे। उर्वशी यहाँ लिखा हुआ भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। ये जो रचना था उसका, यह भी बहुत वायरल हुआ था, और इसी चीज के लिए उनको एक प्राइज मिला था, उसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपको पूछे तो आप आंसर कीजिएगा उर्वशी। क्या आंसर कीजिएगा? उर्वशी। एग्जाम हॉल में भूलिएगा नहीं, प्लीज नहीं भूलना है आप सभी को। वीडियो को अच्छे से देखिए, एकदम मन लगा करके देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। कहता दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? बताइए वो कहाँ तक पढ़ाई अपनी किए थे? इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स, या फिर पीएचडी? क्या किए थे? तो उन्होंने बीए ऑनर्स किया था। क्या किया था? बीए। क्या किया था? बीए ऑनर्स। ठीक है ना, आप इंटर करने के बाद आप बीए कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिनकर जी ने क्या की थी, अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? तो बीए ऑनर्स उन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। लेकिन इतना ही पढ़ाई करके उन्होंने बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल की, ठीक है। तो आप उनकी डिग्री पे मत जाइएगा, उनकी कला पे जाइए, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न कहता है दिनकर जी किस कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में रहे? किस कॉलेज के? बताइए किस कॉलेज के हिंदी के वे विभागाध्यक्ष बने? ठीक है, कॉमर्स कॉलेज पटना, लंगट कॉलेज, सिंह कॉलेज भागलपुर, या फिर पटना कॉलेज पटना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर। तो भागलपुर के वे बन गए हिंदी के विभागाध्यक्ष, यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष वगैरह बने थे। कहाँ का? भागलपुर के बने थे, ठीक है ना। लेकिन उसका जन्म हो जाएगा बेगूसराय में, ठीक है। चलिए कहता दिनकर जी किस काल के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या फिर उत्तर छायावाद युग? किस युग के थे कवि? तो वही इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर छायावाद युग के दिनकर जी जो हैं हमारे कवि हो जाएंगे। किस युग के? तो उत्तर छायावादी युग के कवि हो जाएंगे। आप इस टाइप का प्रश्न को भी याद रखिए, अक्सर एग्जाम में कभी कभी बच्चों को फंसाने के लिए यह भी प्रश्न दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। कहता सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है ना। बताइए यह जो है यह कविता
यह जो पंक्ति है किस कविता से है, किस कविता की यह पंक्ति है, बताइए। यह जो पंक्ति है किस कविता में ऐसी पंक्तियां लिखा गया है कि सदियों से ठंडी जो बुझी राख थी वह सुगबुगा उठी है और मिट्टी जो है वो सोने का ताज पहने इठलाती है। तो बताइए, भारत माता का है, स्वदेशी का, हिरोशिमा का है, या फिर जनतंत्र का जन्म का है? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी जनतंत्र का जन्म। ये जो आपका यही चैप्टर जनतंत्र का जन्म है, इसी चैप्टर में ये लाइन कहा गया है कि जो राख है जो सदियों से ठंडा था अब वो राग में सुलग चुका है, अब अंग्रेज को ये भारत छोड़ना पड़ेगा और ये जो मिट्टी है ये सोने का ताज बनकर के अब सवार होगी और इस पर हमारे देश को अब ये मिट्टी जो है अब सुगंधित करेगी, ठीक है, और ये ताज बनकर के जनता के सिर पर चढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये कहता है, राष्ट्रकवि दिनकर जयंती मनाई जाती है। आप बताइए, राष्ट्रकवि दिनकर जी की याद में एक हम लोग इनका हैप्पी बर्थडे की याद में मनाते हैं कि दिनकर जयंती कब मनाते हैं? बताइए तो 23 मार्च को, या फिर 24 अप्रैल को, 22 फरवरी को, या फिर 23 सितंबर को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं दिनकर जयंती। क्या मनाते हैं? दिनकर जयंती। जैसे कि आप सभी मनाते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, इसी प्रकार से गांधी जी की याद में mनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग हर साल राष्ट्रकवि, इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि। इन्हीं की याद में हम लोग हर साल 23 सितंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? दिनकर जयंती। क्या मनाते हैं बच्चों? दिनकर जयंती, क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे है उस दिन, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न ये रहता है, कहता जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? बताइए, जो भगवान को मंदिरों में अक्सर खोजते हैं तो कवि ने उन्हें क्या कहा है? मूर्ख कहा है, विद्वान से संबोधित किया है, या फिर श्रेष्ठ से, या फिर दयावान से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि ने उसको कहा है मूर्ख हो तुम जो भगवान को मंदिरों में खोजते हो। तो कवि ने कहा है कि भगवान को यदि अगर आप मंदिर में खोजते हैं तो आप मूर्ख हैं। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि कवि का कहना था कि देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। खेतों में जो काम करने वाले मजदूर हैं वे रियल में ओरिजिनल देवता हैं, ठीक है। इसीलिए कवि ने कहा है कि वैसे व्यक्ति जो मंदिरों में जाते हैं और भगवान को खोजते हैं तो वे मूर्ख हैं। क्या है? मूर्ख हैं। अगर आपको भगवान खोजना है तो आप जाके खेतों में काम करने वाले मजदूर की ओर देखिए, ठीक है। चलिए अगला कहता है, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? जैसे देखिए अब यही प्रश्न मैं आपको बता दिए, ठीक है। कहता है बताइए, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में मिलेंगे, घरों में मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे, या फिर शहरों में मिलेंगे? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स के तौर पर तस्वीर दिखा दिए हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का खेतों में। देख सकते हैं आप, हमारे जो किसान हैं वे खेतों में हमारे लिए अनाज उगाते हैं और वही अनाज से हम लोग जिंदगी को जीते हैं, खाते हैं, जिंदा है। तो आज हम लोग जो जिंदा हैं हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो उपजाया हुआ अनाज हम लोग खाते हैं। आप चाहे बिस्किट भी खाते हैं तो उनमें भी इन्हीं का योगदान है। तो ये हमारे रियल में ओरिजिनल देवता है। क्या है? देवता है। अगर प्रणाम करने की ज़रूरत है तो हमारे इस किसान को प्रणाम करने की ज़रूरत है। और ये देवता हमें मिलेंगे कहाँ बच्चों? तो खेतों में मिलेंगे। खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान वे हमारे ओरिजिनल देवता हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, किसके हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है? कहता है शासक, राजा, विदेशी, या फिर जनता? इसका आंसर क्या होगा बताइए तो? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता। कहता है ये जनता है ना, अगर ये जनता अगर हुंकार भर लेती है ना तो इसके हुंकारों से महलों की नींव हिल जाती है। बड़े बड़े महल को ये उखाड़ सकती है, ऐसी पावर होती है जनता में, है ना। तो ये जो कविता है ना आपका, ये आज़ादी के से पहले का है। तो उस समय में हमारा भारत गुलाम था, तो इस वजह से कवि ने ऐसी ऐसी बातों को लिखा है कि ये जनता अब जग चुकी है और ये जनता अंग्रेज को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और अंग्रेजों का महल को उखाड़ फेंकेगा, उसका नींव हिला करके रख देगा, यानी महल का जड़ उखाड़ के रख देगा, उसका खंभा उखाड़ के रख देगा। कौन? ये जनता। क्योंकि ये जनता जब जगती है तो किसी को कुछ नहीं समझती है, ठीक है।
16वां प्रश्न कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। बताइए ये रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे। मैंने आपको पहले ही लाइन में शुरुआत में कहा, एक बिहारी 100 पे भारी। नहीं भाई, एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी है जो कि पूरी दुनिया पर भारी है, तो सब पे भारी। आप कभी मत बोलिएगा कि एक बिहारी 100 पे भारी, आप आपसे बोलिएगा एक बिहारी सब पे भारी। ठीक है, तो भाई ये हमारे बिहार के हैं, तो बिहार के लिए तो इनके लिए लाइक बनता है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं? हमारे बिहार के हैं, बेगूसराय के हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। बताइए कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है वह सोने का ताज पहनकर इठला रही है। कहता देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी या फिर देश की देवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि उस लाइन में कि ये जो मिट्टी है वे सोने का ताज पहन इठला रही है, तो सोने का ताज पहनकर कौन इठला रही है? तो ये हमारे देश की जो मिट्टी है वो अब ताज पहनने के लिए इठला रही है। ठीक है ना, अब ये जो हमारे देश की मिट्टी है यही सब कुछ है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता है स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए। बताइए कवि दिनकर जी ने किसके लिए कहा है कि अब खाली करो सिंहासन, अब उस पर बैठने के तैयार है कौन? तो भाई ये जनता। ठीक है ना, ये गरीब जनता जो है, ये देख सकते हैं आप, ये गरीब जनता जो है वे अब सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है और कहते हैं अंग्रेजों अब तुम गद्दी खाली करो। क्यों? क्योंकि अब ये जनता जग चुकी है, बहुत हुआ तुम्हारा जुल्म ढाना, अब ये जनता उस सिंहासन पर बैठेगी, अब ये जनता का शासन होगा। इसीलिए तो भाई चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म, यानी जनता का जन्म हो चुका है, यानी जनतंत्र का शासन होगा, लोगों का शासन होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए सिंहासन पर अब कौन बैठेगा? जनता बैठेगा। 19वां प्रश्न कहता है सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यह पंक्ति किस कविता की है? बताइए किस कविता में कहा गया है कि अब तो सिंहासन खाली करो क्योंकि अब ये जनता उस सिंहासन पर बैठेगी। तो भाई ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। जैसा कि मैं आपको अभी वीडियो में ही पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन मैंने अभी तुरंत रिपीट किया था। तो जनतंत्र का जन्म जो है इस चैप्टर में कहा गया है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, अब ये जनता उस पर बैठेगी। ठीक है, यानी किसको कह रहा है ये सब लाइन? बताइए तो ये सब लाइन अंग्रेज को कह रहा है, अंग्रेज के लिए संबोधित है। अब तुम गद्दी खाली करो, अब ये जनता उस पर बैठेगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। कहता दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो बताइए इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिया था? बम्बई से, पटना से, गांव से, जिला स्कूल से। तो भाई इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने गांव से ली थी। कहाँ से? अक्सर आप जानते हैं ये सिमरिया बेगूसराय वो ग्रामीण इलाका था, तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गाँव में ही रह करके पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न हम लोग देख लिए। अब चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। चलिए 21वां प्रश्न कहता है आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता दिनकर ने कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? बताइए दिनकर जी ने अपनी कविता में कहा है कि दूध मुहा, है ना, तो दूध मुही किसको कहा है? बताइए अपनी बेटी को कहा है दूध मुही, क्या उन्होंने पड़ोस की बच्ची को कहा है? पड़ोस की बच्ची को बोलेगा ये बात? ठीक है ना, कहता समाज की किसी बालिका को कहा है या फिर जनता को कहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी हिंट से देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनता को उन्होंने दूधमुही बच्ची कहा है और कहा है कि ये जनता है, ये दूधमुहा बच्चा नहीं है जिसे आप जब चाहा प्रलोभन दे दिया बच्चा समझ करके और इसे आप अपनी जाल में फंसा लें। भाई ये जनता है, अब ये जनता जग चुकी है, अब ये जनता सिंहासन पर बैठने को तैयार है। अब खाली करो ए अंग्रेजों, इस गद्दी को खाली करो। तो ये जनता है, कवि ने जनता को कहा है कि दूधमुहा बच्चा, किसको कहा है? दूधमुहा बच्चा का है। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। अब चलिए चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप जरा सा सोचिए इस प्रश्न की ओर। कहता है कि दिनकर किस
विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति या कुलपति बनाए गए। ठीक है, उपकुलपति या कुलपति बनाए गए। तो बताइए किस विश्वविद्यालय के, किस यूनिवर्सिटी के बनाए गए? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के वे कुलपति और उपकुलपति बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भागलपुर के बने थे, कहाँ के बने थे? भागलपुर के। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बताइए कवि के अनुसार जो जनतंत्र है, जो हमारा जनता का शासन है, तो इसके देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर या फिर मंत्री? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसान, मजदूर। ये जो किसान है, ये जो मजदूर है, ये हमारे देवता हैं। इस जनतंत्र के, जनता का जो शासन है, उस शासन के देवता हैं। कौन है? किसान और मजदूर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने थे? ठीक है, राज्यसभा के सदस्य कौन बने थे? जीवनानंदन दास, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, यतीन्द्र मिश्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है वे राज्यसभा के मेंबर बने थे। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में जो संसद होता है, ठीक है, हमारे देश में जो संसद भवन होता है, ठीक है ना, तो संसद भवन में आप सभी जान सकते हैं कि वहाँ पर हमारे सांसद होते हैं और हमारे सांसद, संसद भवन में, जो संसद भवन में क्या होता है, हमारे सांसद चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? हमारे सांसद चुने जाते हैं। और इस सांसद में क्या होता कि रामधारी सिंह दिनकर जी चुने गए थे, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है कि 12 गो जो मेंबर होता है उसको राष्ट्रपति चुनता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो अलग अलग फील्ड का, जैसे क्रिकेटर हो गया जिसके अंदर में कुछ कला है, तो वैसे वैसे 12 गो व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं। तो उन्हीं 12 में से रामधारी सिंह दिनकर को हमारा जो संसद है, उस संसद भवन में इसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। आप समझिए बड़े बड़े नेता भी थे। तो दिनकर जी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये राज्यसभा के मेंबर भी थे, बड़े मेंबर हुआ करते थे राज्यसभा के। तो इनको संसद भवन में बुलाया गया था, ये राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, चलिए आप यदि अगर आप राज्यसभा से रिलेटेड कुछ जानना चाहेंगे तो आप क्लास 12 का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ राज्यसभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? बताइए मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता है, जनता है, मंत्री है या फिर अधिकारी है? तो बताइए मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो भाई ये जनता है, ये जनता है ना, ये मिट्टी की अबोध मूर्त है, ये मिट्टी की अबोध मूर्त है। आप इसे जब चाहे तब फुसला लेते हैं, तो इसको दूध मुहा बच्चा भी कहा गया है। तो जनता जो है वो मिट्टी की क्या है? अबोध मूर्त है, तो इसको कहा गया मिट्टी की अबोध मूर्त। ठीक है, तो जनता को कहा गया मिट्टी की अबोध मूर्त। चलिए अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो बताइए दिनकर की प्रमुख रचना कौन सी है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी दिनकर की जो प्रमुख काव्य कृति है वह रेणुका भी है और रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है। यानी सब का लेखक कौन है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता दिनकर की गद्य कृति कौन सी है? अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वट पीपल या फिर इनमें से सभी? बताइए दिनकर की गद्य कृति जो है वह कौन सी है? इसका आंसर भी हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्धनारीश्वर भी दिनकर जी का है, दिनकर की डायरी भी है, वट पीपल भी है। क्लास 12 में अर्धनारीश्वर दिया हुआ है, तो उनके भी लेखक दिनकर जी हो जाएंगे। दिनकर की डायरी उनका भी लेखक दिनकर जी है, वट पीपल उनके भी लेखक हो जाएंगे आपके दिनकर जी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? बताइए भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कौन सा प्राइज दिया था? पद्म श्री, भारत रत्न, अशोक चक्र या फिर पद्म विभूषण? तो कौन सा प्राइज दिया था? तो उनको दिया था भारत सरकार ने पद्म विभूषण। पद्म विभूषण याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जो है ना पद्म भूषण भी दे देता है, लेकिन आप पद्म भूषण नहीं बोलिएगा, बोलिएगा पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? बताइए दिनकर जी जो थे वे कवि के साथ साथ क्या थे? कहता आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे या फिर संगीतकार भी थे? बताइए दिनकर जी जो है वे कवि के साथ साथ क्या थे?
क्या थे कवि के साथ साथ बताइए तो? आलोचक थे, गद्यकार थे, उपन्यासकार थे, या फिर क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे गद्यकार भी थे, यानी गद्य की रचना भी करते थे। दिनकर जी गद्य की रचना भी करते थे, गद्यखंड की रचना भी करते थे, ठीक है। ऐसे तो कविता तो लिखते ही थे, लेकिन किस्से कहानी भी लिखा करते थे, तब ना अर्धनारीश्वर क्लास 12th में दिया हुआ है, तो गद्यकार भी थे। चलिए तीसवां प्रश्न कहता है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? बताइए इसकी कौन सी रचना है जिसमें कर्ण को नायक बनाया गया, यानी कर्ण को मुख्य रूप से हीरो बनाया गया है? उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, हारे क्यों हरिनाम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रश्मिरथी। यानी रश्मिरथी में दिनकर जी का एगो रचना है, उसका नाम है रश्मिरथी। रश्मिरथी में कर्ण को क्या बनाया गया बच्चों? तो नायक बनाया गया है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा रश्मिरथी। 31वां प्रश्न कहता है मिट्टी की ओर कीर्ति। मिट्टी की ओर जो है वह कीर्ति किसकी है? बताइए मिट्टी की ओर जो रचना है वह कीर्ति कैसी है? पद है, गद्य है, काव्य है, या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी की जो कीर्ति है वह एक गद्य है। क्या है? गद्य है। किस्सा और कहानी को बोला जाता है गद्य खंड। क्या बोला जाता है? गद्य खंड। और कविता को बोला जाता है काव्य खंड। जैसे आपका अभी हम पढ़ा रहे हैं तो वो कविता है, इसको बोलेंगे काव्य खंड। यदि अगर हम कहानी आपको पढ़ाते तो वह होता है कौन सी? गद्य खंड। तो गद्य खंड क्या है? मिट्टी की ओर क्या है? यह एक गद्य रचना है, ठीक है। 32वां प्रश्न कहता है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रकृति और सौंदर्य, या फिर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना दिनकर की काव्य का मूल स्वर है। उनका कहना यही था कि उन्होंने ऐसी रचना करते थे जिनको कि राष्ट्रीय चेतना मिले, जनता जगे, जनता के लिए उन्होंने लिखा सारी चीजें। अगला कहता है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? बताइए किसे कहा जाता है राष्ट्र कवि? अज्ञे जी को, कुंवर नारायण को, वीरेंद्र डंगवाल को, रामधारी सिंह दिनकर को? किसको कहा जाता है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है राष्ट्र कवि। क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता उर्वशी किसकी रचना है? बताइए उर्वशी के लेखक कौन है बच्चों? अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर घनानंद? तो भाई उर्वशी के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलता है कि उर्वशी के लेखक कौन है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? पल्लव, युगांत, चिदम्बरा, या फिर हुंकार? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुंकार जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आप हमारे साथ याद कीजिए कि बताइए हुंकार के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? जनतंत्र के उदय का जय घोष है, कौन सी ऐसी कविता है? कहता है मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा प्रभु, या फिर जनतंत्र का जन्म? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपका प्यारा सा चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। इसमें कहा गया जनतंत्र का जन्म, और देखिए यहाँ जनतंत्र भी है, यहाँ भी जनतंत्र है, तो आप याद रख लीजिएगा जनतंत्र का जन्म हुआ और जनतंत्र का जय घोष हुआ, ठीक है। 37वां प्रश्न कहता है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? या जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढाल और तलवार, फूल और फोड़े, फावड़े और हल, या फिर बाघ और भालू? क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर क्या होगा? राजदंड क्या होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ढाल और तलवार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फावड़े और हल। फावड़े और जो हल है वह राजदंड होंगे। कब? जनतंत्र में। जब जनतंत्र में आएगा तो फावड़ा और हल होगा, इसी का शासन होगा। हल का सरकार बनेगा, किसका? हल का। ये जनता का सरकार होगा और यहाँ के किसान मजदूर सिंहासन पर बैठेंगे और अंग्रेज को जाना पड़ेगा गद्दी छोड़ करके। तो ये है उनका राजदंड होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ठीक है,
कहता है इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, नहीं में आपको बोलना है। उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी या फिर ग्राम्या। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम्या जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी है, संस्कृति के 4 अध्याय, उनके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मिरथी, उनके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्राम्या का लेखक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों, ठीक है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों और ताखानों में। बताइए प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? किस कविता में कहा गया है मूर्ख तू आरती लिए किसे ढूंढता है, मंदिर जाते हो और तुम जाते हो मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हो और वहाँ तुम लेकर के भगवान को ढूंढते हो और आरती लेकर के ढूंढते हो। बताइए तो किस चैप्टर में कहा गया है? तो भाई ये आपका जनतंत्र का जन्म, इस चैप्टर में कहा गया है कि ए जनता, मूर्ख जनता, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। यदि अगर आपको देवता खोजना है तो आप जाइए खेतों में, आप जाइए मजदूरों को देखिए, वही रियल में ओरिजिनल देवता है, क्योंकि आपके अन्नदाता हैं, वो आपके लिए अन्न उगाते हैं और आप उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। तो आप खेतों और खलिहानों में जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है कि अंतिम प्रश्न दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए दिनकर जी का डेथ कब हुआ था? 21 जनवरी 1971 को, 22 फरवरी 1972 को, 23 मार्च 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, 1974। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी को हार्ट अटैक आया था और तभी ये बिहार में नहीं थे और ये मद्रास में थे। दिनकर जी को हार्ट अटैक आ गया था और उसी बीच में रात के 2-3 बजे के आसपास में इनको हार्ट अटैक आया था। वेलिंगटन नर्सिंग होम लेके जाया गया बट इनको बचा नहीं पाए हम लोग, ठीक है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच दिनकर जी अचानक चल बसे थे, ठीक है। तो ये था कुल मिलाकर के आज का आपका चैप्टर जिसका नाम था जनतंत्र का जन्म। और बताइए आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो के माध्यम से क्या कुछ आपको कितना मज़ा आया, ये सब सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए। और हाँ, जाने से पहले आप एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट आप अपने प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के लिए अवश्य कर दीजिएगा बच्चों। और इस वीडियो को आप एक काम कीजिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करने आप भूल जाते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद अपने जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनके बीच इस वीडियो को एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। एगो शेयर वाला बटन दिख रहा होगा, देखिए तो वहाँ पर दिख रहा है, उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। फिर से हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं टेक केयर, बाय, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।